किसान आंदोलन का आज 26वां दिन है। एक तरफ सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है तो दूसरी तरफ किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए क्रमिक अनशन का ऐलान कर दिया है। किसानों ने आज से आंदोलन का बड़ा प्लान तैयार किया है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा पर कब्जे तक रणनीति तैयार की गई है। सवाल उठता है कि किसान बातचीत समाधान से पीछे क्यों हट रहे हैं। जब 24 घंटे की ये भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरा ग्रुप वो भूख हड़ताल को ज्वाइन करेगा। लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में, अगर आप देखें यहाँ पर तो सिंघू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं। इन सब के बीच सरकार ने भी बातचीत का प्रस्ताव दिया है किसान नेताओं को। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सरकार ने किसान प्रस्ताव दिया है, बातचीत के लिए जाएंगे। अगर सरकार पहल करती है तो जाएंगे हम। जो सरकार ऊपर से ऑर्डर होएगा सरकार का जो रखती है प्रस्ताव तो हम जाएंगे। जाएंगे, हाँ जाएंगे। आप जथेबंदी के साथ जाएंगे जो उनका बयान होगा। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या किसी तारीख पर सहमति बन पाई है जिस तारीख पर सरकार ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? जी नहीं, अभी तक सहमति बनी है ऐसा कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर, जिस तरह से कोई सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है तो बाकायदा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और अगर बात करूं यहाँ से कुछ दूरी पर जो सामने टेंट देख पा रही हैं आप, यहीं पर जो किसान नेता है, तकरीबन 11 किसान नेता वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 24 घंटे की ये भूख हड़ताल होगी। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है जिसमें किसान नेता होंगे वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो जिस तरह की रणनीति, जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगेंद्र यादव ने बताया था, एक नई रणनीति बनाई थी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कि जो किसान नेता है वो भूख हड़ताल पर 24 घंटे की बैठेंगे, उसके बाद दूसरा ग्रुप ज्वाइन करेगा। उसके अलावा 23 तारीख को हरियाणा के जो टोल है उनको वहां पर वो टोल का जो पैसा है वो नहीं देंगे। उसके अलावा एनडीए के नेताओं से समर्थन मांगेंगे, अगर नहीं समर्थन देते हैं तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है यहाँ पर आगे आंदोलन को और बड़ा करने की, जिसकी जानकारी अरविंद भी हमें यहाँ दे रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। का 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा कल खत्म हो गया। ममता के गढ़ बीरभूम में अमित शाह जमकर गरजे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमला हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या, अमित शाह ने हर मुद्दे पर टीएमसी पर हमला किया। सबसे पहले कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती है। ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और मंच पर आपको स्वपन दा, राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फिर से एक बार सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे
तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद मंत्रियों को बीजेपी में शामिल करवाकर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया। दूसरे दिन उन्होंने ममता के गढ़ में हुंकार भरी। अमित शाह ने वहां रोड शो निकालकर ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी। आप दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है? क्या बीजेपी धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होने वाली है? कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। अमित शाह के इस आत्मविश्वास की वजह ये रोड शो है, जिसे वो अभूतपूर्व मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ममता के गढ़ में बीजेपी शाह के शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी के हौसले बुलंद और उसे अपनी तकदीर बदलती दिख रही है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है, वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है, उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है की दादागिरी समाप्त करने का। अमित शाह ममता के सियासी एकाधिकार के खात्मे के लिए उनके गढ़ में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। बोलपुर में ममता के लगे 2 पोस्टर देखिए, जिनके बीच से निकलते अमित शाह के रथ को बीजेपी समर्थक जीत की तरफ कदम मान रहे हैं। बीजेपी के इस आत्मविश्वास की वजह रोड शो में उमड़ी भीड़ है, जिसमें जिसे जहां जगह मिली वो वहीं खड़ा हो गया। जैसे इन लोगों को देखिए जो स्वागत के लिए बनाए गए दरवाजे से ही लटक गए। अमित शाह का ये रोड शो बोलपुर चौरस्ता से डाक बंगला तक निकाला गया, जिनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से अमित शाह के रथ को डाक बंगला पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। बीजेपी को लगता है कि रोड शो में उमड़ी भीड़ वोट में तब्दील जरूर होगी, क्योंकि कड़ी सुरक्षा में भी लोग जिस तरह से धक्का मुक्की में डटे रहे, उसने पार्टी का जोश हाई कर दिया है। बोलपुर कभी लेफ्ट का गढ़ रहा, जिस पर पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, लेकिन इस रोड शो से सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब हो गई है? क्योंकि सड़क बीजेपी अग्रेसिव है तो वहीं टीएमसी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। बंगाल में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। आगे क्या ममता बनर्जी की रणनीति होगी? बीजेपी को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने क्या तरीका अपनाया है, देखिए। बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी, सियासत की दुनिया में ऐसा नाम जिनके दिमाग और जिनकी राजनीतिक सूझबूझ गजब की है। ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर को देखें तो वो कठिन चुनौतियों से भागती नहीं, लड़ती हैं। दीदी ने 34 साल से बंगाल में पैर जमाए बैठे लेफ्ट को उखाड़ फेंका था। उनके संघर्ष और सफलता की पूरी गाथा ने सबको चौंका दिया था। एक बार फिर दीदी कठिन दौर से गुजर रही है। टक्कर बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ घेराबंदी कर रखी है। चुनौती नंबर 1, एंटी इनकम्बेंसी।
चुनौती नंबर 2, लचर कानून व्यवस्था। चुनौती नंबर 3, अंदरूनी उठापटक। चुनौती नंबर 4, बीजेपी का आक्रामक अंदाज। 2011 में ऐतिहासिक जीत को दीदी ने 2016 में रिपीट किया था। अब 2021 में हैट्रिक का मौका है। दीदी ने अपना गढ़ बचाने के लिए और शाह की रणनीति को काउंटर करने का पूरा प्लान बना लिया है। जनवरी से दीदी घर घर दस्तक देंगी। ये जो मिदनापुर है, यहाँ नंदीग्राम का जो मूवमेंट, जहां से ममता बनर्जी का मतलब इतना सफलता मिली, वो भी मिदनापुर है। तो इसीलिए इसी मिदनापुर से ममता बनर्जी भी जनवरी महीने से जितने छोटा छोटा मतलब कर्मी सम्मेलन जिसको बांग्ला में बोलते हैं, वो वर्कर्स कॉन्फ्रेंस टाइप, और उसमें जितने डिवीजन है, जितने ब्लॉक है, वहां रीच आउट स्ट्रेटेजी ममता बनर्जी करेंगे। बीजेपी के हर बूथ पर 11 यूथ को काउंटर करने के लिए दीदी का बड़ा अभियान शुरू होगा। ममता और उनकी पार्टी अपने काम को घर घर तक पहुंचाएगी। तो दीदी के बोले अभियान से बंगाल की जनता अपनी बात सीधे ममता दीदी तक पहुंचा सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि दीदी के बागी बीजेपी का बेड़ा पार कर सकते हैं, लेकिन दीदी के पास बागियों को बेअसर करने का पूरा प्लान मौजूद है। एंटी इनकम्बेंसी होना ये लॉ ऑफ नेचर है। तो ममता बनर्जी अभी कोशिश करेंगे कि आम जनता, गांव का गरीब जनता और जो वर्कर्स है उसको शुभेंदु अधिकारी से एलिनेट करे। और कैसे किया जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भाजपा में गया, जैसे प्रणब मुखर्जी अलग दल बनाया था, किसी पार्टी में तो मर्ज नहीं किया था, उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, लेकिन शुभेंदु तो बीजेपी में चला गया, एक पैन इंडियन पार्टी में, और जिसका आइडियोलॉजी हिंदुत्व है। और शुभेंदु का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब वो जो एरिया है, वहां अगर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मुस्लिम का हाईली डोमिनेटेड है। नंदीग्राम मूवमेंट आप याद कीजिए ना, वहां कितना मुस्लिम पॉपुलेशन था। बागी से दीदी निपटेंगी, जबकि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को टक्कर देने के लिए भी उपाय खोज लिया है। मौलवियों की तरह पुजारियों को भत्ता, दुर्गा पूजा पंडालों को पैसे से मदद की, बंगाली दलित हिंदुओं की आर्थिक मदद। हर मोर्चे पर बीजेपी को काउंटर करने के लिए दीदी ने रणनीति बना ली है। यानी अगर बीजेपी तैयार है तो ममता दीदी चुनावी दंगल में अपने दांव के साथ विरोधियों को चेक करने का होमवर्क पूरा कर चुकी है। बीरभूम से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन का 26वां दिन है। इन सबके बीच आज किसान संगठन 24 घंटे की भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को एक चिट्ठी भेजी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और पूछा गया है कि अब अगली तारीख जब बातचीत हो सकती है किसान तय करें। लेकिन इस बीच आने वाले समय में किसान आंदोलन को और तेज करने की योजना बना रहे हैं। छब्बीस नवंबर से शुरू हुआ था किसान आंदोलन। अब इसके 26 दिन पूरे हो चुके हैं और आज फिर शुरू हो चुकी है किसानों की भूख हड़ताल। 11 किसान संगठनों के नेताओं की भूख हड़ताल चल रही है। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे संगठन 24 घंटे तक अनशन करेंगे। आज किसान संगठनों का एक ग्रुप उपवास कर रहा है। 24 घंटे बाद दूसरे किसान संगठन इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, यानी अनशन का ये सिलसिला चलता रहेगा। जिन्ना चिर इस कृषि कानून आ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ नहीं लेंगे, ਉਹਨਾਂ चिर संघर्ष ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ। और पूरी दुनिया ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, पूरी दुनिया ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ और ना करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। मजबूत इरादे के साथ वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन के खत्म कराने के लिए सरकार की तरफ से कई दौर की कोशिश हुई। किसान संगठनों और सरकार में बातचीत के कई दौर चल रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। लिहाजा प्रदर्शन में शामिल किसान अब अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं। आज किसान संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने अपील की है कि देशवासी किसानों के समर्थन में एक वक्त का खाना नहीं खाएं। वहीं 25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी किसान संगठनों ने कर दिया है। साथ ही किसान संगठन विदेश में रहने वाले भारतीयों से अपील कर रहे हैं कि वो समर्थन में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। 25, 26, 27 को हरियाणा के लिए कॉल है कि हरियाणा के टोल प्लाजा जो है उस दिन फ्री कर दिए जाएंगे, और फिर 26, 27 को ही
ये दूसरा कॉल है जो ऑल इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल है, जिसमें हमने इंडियंस अब्रॉड को कॉल दिया है कि 26 और 27 को हमारे देश के जो आपके देश के जो किसान हैं उनकी सॉलिडारिटी में और गवर्नमेंट के विरोध में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने की भी लगातार कोशिश चल रही है। किसान नेता अब इसके लिए बीजेपी और एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे उनकी लिखित राय मांगेंगे। किसान संगठन कह रहे हैं नेताओं से कहा जाएगा कि समर्थन करो, नहीं तो जनता को उनके खिलाफ गोलबंद करेंगे। एक तो है कि भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उस पर एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को दो टूक है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाया जाए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द हो और पराली जलाने पर किसानों का शोषण बंद हो। इन तमाम मांगों को लेकर सरकार लगातार भरोसा दिलाती रही है कि कृषि कानून से किसानों को कतई अहित नहीं होगा। ऐसे में अब सभी को इंतजार सरकार की नई पहल और किसानों के अगले कदम का है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने अब कई तरीके से पहल की है। कोशिश होती रही कि किसानों का आंदोलन खत्म हो, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन अब तक विवाद का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर घमासान मचा है। हजारों किसानों का ये काफिला कृषि बिल के समर्थन में है। ये किसान भी सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ कृषि कानून के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया है, कुछ किसान संगठनों ने खुलकर सरकार का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा है। इन विरोध प्रदर्शन से अलग सरकार ने किसान के हितों की दुहाई देकर कई पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई बार किसानों से वादा कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश के 23,000 किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए सरकार का इरादा बता दिया। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। पीएम मोदी ने किसानों से एमएसपी पर वादा किया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी लगातार विवाद खत्म करने की पहल करते रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र तोमर ने किसानों को प्रस्ताव भेजा, किसान नेताओं से उनकी राय मांगी, यकीन दिलाया कि जरूरत पड़ी तो संशोधन भी करेंगे। उसके बाद कृषि मंत्री ने किसानों की लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी। 8 पन्ने की चिट्ठी में 8 आश्वासन दिए गए। तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी, एपीएमसी और मजबूत किया जाएगा, हर शंका का समाधान होगा, जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने अब एक और कोशिश की है। अब की बार कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने फिर किसान नेताओं को चिट्ठी लिखकर बातचीत का न्योता दिया है। कहा गया है कि देश के किसानों के सम्मान में और पूरे खुले मन से केंद्र सरकार पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है। अनुरोध है कि किसान संगठन बातचीत की तारीख तय करें, हमें अवगत कराएं, ताकि फिर बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके, जिससे वर्तमान आंदोलन शीघ्र समाप्त हो। अभी एक दिन पहले ही बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई थी
कि 1-2 दिन में कृषि मंत्री की किसान संगठनों से बातचीत हो सकती है। मुझे तो अभी भी आशा है कि मुद्दों पर चर्चा होगी और इस गतिरोध खत्म होगा। कोशिश करेंगे कि आप उनको बुलाएं दोबारा से? जरूर, कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर वो नहीं आए तो क्या होगा सर? मैं नहीं मानता, वो आएंगे और बातचीत भी होगी। सरकारी स्तर पर पहल जारी है तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और तमाम राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और अन्य नेता किसानों के बीच जाकर कृषि कानून की खूबियों को गिना रहे हैं ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। दिल्ली से पौलमी साहा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कृषि मंत्रालय की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने किसानों को गुमराह किया है। साथ ही नकवी ने कहा कि मोदी सरकार टकराव में नहीं, बातचीत में यकीन करती है। उनसे बात की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। मुख्तार अब्बास नकवी सर, एक बार चिट्ठी लिखी गई है, क्या आपको लगता है इसके बाद कुछ जो किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा दोबारा? देखिए, ये सरकार संवाद पे विश्वास करती है, बातचीत पे विश्वास करती है और इसीलिए जो है टकराव का रास्ता कभी सरकार ने नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। और किसानों के साथ जो किसान भाई जिनको गुमराह किया गया है, कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने की कोशिश की है, भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जहां तक सवाल है एमएसपी का, जहां तक सवाल है मंडियों का, जहां तक सवाल है किसानों के खेत और खलिहानों की सुरक्षा का, मोदी सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से देश को भी बताया है मोदी और किसानों को भी बताया है। और मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, किसानों का सशक्तिकरण हो, कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश बने, आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक बने, इस दिशा में एक लंबी श्रृंखला है जो उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए, बहुत पूर्ण कार्य किए, जिसका कि इम्पैक्ट और जिसका कि असर साफ तौर से आप किसानों के की जिंदगी पे साफ तौर से देख रहे हैं। और आज मोदी जी का जो एक संकल्प है कि हर किसान की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। लेकिन ये बात जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें ये बात कभी भी हजम नहीं हो रही है। दिल्ली में ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है, पारा 3 डिग्री तक लुढ़कने को बैठा है। शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ। जब हम सब ठंड से बचने की हर जुगत में लगे हैं तो ऐसे में किसान दिल्ली बॉर्डर पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आज तक की टीम सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पहुंची तो हमें किसानों को शक्ति देने वाले नए औजारों का पता चला। सिंघू बॉर्डर में अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब ऐसे ऐसे इंतजाम कर लिए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल ये आंदोलन 1-2 दिन का नहीं रहा, 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और किसानों की माने तो वो आगे 6 महीने की तैयारी किए बैठे हैं। इस वजह से उन्होंने जहां अपने नहाने और कपड़े धोने का भी इंतजाम कर लिया है, वहीं देसी जुगाड़ से बनाए गए गीजर से गर्म पानी का भी बंदोबस्त है। जहां तक वॉशिंग मशीन की बात है तो सिंघू बॉर्डर पर ऐसी कई मशीनें लगी हैं जिनमें रोजाना 2000 से ज्यादा कपड़े धुलते हैं। आपका क्या सिस्टम रहता है? कई लोग कपड़े देते हैं, कितने लोग कपड़े देते हैं? जी ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2000 ਜਾਂ 3000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੇ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। और क्या आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे? ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਮੋੜ ਦੇਈਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। मशीनें सुबह से शाम तक करीब 10 घंटे तक चलती हैं। इनके लिए जनरेटर से बिजली और टैंकरों से पानी का बंदोबस्त किया जाता है। कपड़े लेने का सिस्टम ऐसा है कि उनके गुम होने या अदला बदली होने की गुंजाइश कम है। लोग पॉलिथीन के पैकेट में अपने कपड़े, अपना नाम और फोन नंबर लिख कर दे जाते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगहों पर भी वॉशिंग मशीन लगाई गई है। यहाँ किसान खुद भी अपने कपड़े धो सकते हैं और दूसरों की मदद भी ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ना लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कपड़े धोने में, नहाने में, फिर इसलिए ये सारा सेटअप किया गया है। हाँ। तो ये क्या आप लोगों की तरफ से कपड़े धोए जा रहे हैं, किसान भाई खुद आकर धो रहे हैं? नहीं, किसान भाई भी हेल्प कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मतलब सभी करवा रहे हैं, हेल्प सभी करवा रहे हैं। वैसे हम धो के दे रहे हैं। आप कपड़े धोकर उनको दे रहे हैं? हाँ जी। कपड़े धोने की ये सेवा किसानों के लिए फ्री है। उनका हौसला बनाए रखने के लिए ये इंतजाम किया गया है। लंबे समय तक आंदोलन को चलाते रहने के लिए तैयारी भी लंबी है।
तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के कपड़े धोए जाते हैं? नहीं जी, सारे तो ये सेवा आप लोग हमने कोई फर्क नहीं रखते। ये सेवा आप लोगों की तरफ से किसानों को फ्री इससे किसानों के लिए है। हाँ। तो कोई चार्ज नहीं लगता सेवा का? कोई पैसा? कोई मतलब ही नहीं जी, चार्ज नहीं। ये देखो बाबू जी है बजरी वाले, उनके मीटर पे मोटर चल रही है तीनों। ये पानी वाली सप्लाई है, 24 घंटे मोटर चलता है, कोई मर्द पैसा नहीं लेता। वॉशिंग मशीन के साथ ही किसानों के नहाने के लिए गर्म पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। जुगाड़ से बनाए गए इस गीजर में अंदर लकड़ी जलाई जाती है, फिर एक तरफ से ठंडा पानी डाला जाता है और दूसरी तरफ से वो गर्म होकर निकलता है। इस तरह बाल्टी में गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर किसान गर्म पानी से नहाते हैं। मैं तो ये लोकल पट्टी है हमारे पास, पट्टी है, पट्टियां लेके आए हैं, जुगाड़ देसी जुगाड़ है हमारे पास। वो लकड़ लाते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, सिलेंडर भी है, सब कुछ है। तो आपने देखा कि इस ठंड में बचाव करने के लिए जो तमाम व्यवस्था है वो किसानों के जरिए की गई है, ताकि वक्त रहते जब अगर ये प्रदर्शन का वक्त ज्यादा बढ़ता है तो कम से कम वो अपने आप को ठंड से बचाते हुए अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। गर्म पानी से नहाने के लिए देसी गीजर के साथ ही सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए टूथपेस्ट, ब्रश का भी इंतजाम है। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों के लिए जुराबों से लेकर पायजामे तक का बंदोबस्त यहाँ कर दिया गया है। वहीं खाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर करीब 100 लंगर चल रहे हैं। अपने घर से दूर आए किसानों के लिए संघर्ष लंबा है। किसान मानते हैं कि उनके सामने यहाँ कई मुश्किलें हैं, लेकिन वो अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगे मान ले तो वो फौरन अपने घर लौट जाएंगे। वहीं सरकार कह रही है कि किसानों को विपक्ष गुमराह कर रहा है। इसी रस्साकशी में दिल्ली एक ऐसे आंदोलन की गवाह बनी है जिसकी हर तस्वीर किसानों की जिद की कहानी बयां करती है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली आज तक। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल हैं। सवाल यह है कि खून जमा देने वाली सर्दी में वो लोग रात कैसे गुजार रहे हैं। सवाल का जवाब खास किस्म के टेंट हैं जो किसानों को न सिर्फ सर्दी से बचा रहे हैं बल्कि उनको हौसला भी दे रहे हैं। अज लोबीअते फरेबी दे हथ माला तस्वीर कासे ने मंदा हाल वेख के लालो दा लहू साडा रिसदा नहीं। वो तेरे सच दे मार्ग ते बाबा कोई चलदा दिसदा नहीं। वो गबरू देश पंजाब दे सोने शैल शबीले ने सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए एक एक दिन काटना बेहद मुश्किल होता है। सिरी सोन दस्तारा सुबह के साथ ही एक चुनौती भरे दिन की शुरुआत हो जाती है। दिन तो फिर भी जैसे तैसे कट जाता है। असली मुश्किल अंधेरा ढलने के बाद शुरू होती है, जब दिल्ली की सर्दी चुभन सी महसूस होने लगती है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को रात भर के लिए सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, जहां उन्हें सुरक्षा भी मिले और वो खुद को दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड से भी बचा सके। और इस मुश्किल को दूर कर रहे हैं ये छोटे छोटे टेंट, जिनकी वजह से सिंघू बॉर्डर किसी टेंट सिटी में तब्दील हो चुका है। ये टेंट हेमकुंड फाउंडेशन की तरफ से किसानों को दिए गए हैं, लेकिन इनमें महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकताएं दी गई हैं। ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे भी मींह का पानी आ जाता है, ठीक है जी, बारिश का पानी आ जाता है। तो ये टेंट है, कैंपिंग वाले टेंट है और ये बेसिकली कैंप में यूज होते हैं। तो ये वाटर प्रूफ है, डबल इनका जो लेयर है, तो पानी भी नहीं इसमें जाता और जो तरेल आ रही है ठंड में, और ठंड भी नहीं लगती। टेम्परेचर भी, हाँ जी, टेम्परेचर भी मेंटेन कर रहा है जी टेंट। तो आपने सुना कि ये टेंट सर्दी से भी बचाते हैं और पानी से, लेकिन यहाँ लगे टेंट अलग अलग रंग के हैं। हरे रंग के जो बड़े टेंट हैं, उनमें 5 लोग रह सकते हैं। वहीं ग्रे कलर के टेंट के 2 अलग अलग साइज हैं। एक बड़े ग्रे टेंट में 3 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। वहीं दूसरे आकार के टेंट में 2 बड़े लोग और बच्चे रह सकते हैं। आंदोलन के लिए आई महिलाएं अब यहाँ बेहतर महसूस कर रही हैं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हुई हूँ, अपना किराया खर्च के आई हूँ, कोई मुझे 100 रुपया नहीं दिया गया। और अपने घर से मेरा जो जितनी मेरी हैसियत थी, मैं 1 किलो आटा लेके आई हूँ, वो लंगर में मैंने डाला है।
वो सिर्फ हमने मोदी जी को सिर्फ हम मोदी जी को आपके जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई उग्रवादियों का कोई पैसा नहीं आ रहा, इसमें कोई उग्रवादी फंड नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आम लोग, किसान लोग और यहाँ तक के दिल्ली के भी जो लोग सुबह शाम यहाँ लंगर खा के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग फैक्ट्रियों में जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी सब यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुरुआत में ऐसे 100 टेंट लगाए गए थे। इसके बाद से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से 200 तक टेंट लग चुके हैं। वहीं किसानों ने अपने ट्रैक्टर की ट्रॉलियां और ट्रकों को पहले से ही अपना घर बना रखा है। कुछ टेंट के ऊपर सोलर पैनल तक लगे हैं। 2 तरह के टेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक जो सिंपल, जो कि आमतौर पर घरों में लगता है, धूप से बचाता है, और साथ ही साथ जो दूसरे टेंट हैं वह अपनी तरफ के अनोखे हैं। और दरअसल ये ट्रॉलियां हैं और इन ट्रॉलियों को बाकायदा टेंट में परिवर्तित कर दिया गया है। ऊपर से मोटा तिरपाल लगा करके, और कोशिश की जा रही है ताकि उसमें से जो बाहरी हवा पानी है वो न घुस पाए। और ऊपर देखिए सोलर चार्ज भी लगाया गया है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित, यानी मोबाइल को चार्ज करने, लैपटॉप को चार्ज करने और व्हाट्सएप जैसे दूसरे तमाम संदेश भेजने के लिए। किसानों ने टेंट नुमा ट्रॉलियों में वो सारे इंतजाम कर लिए हैं जो आम तौर पर घरों में होते हैं। यहीं वो रहते हैं और सोते हैं। इन्हीं में भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें सर्दी बर्दाश्त करने की आदत वैसे भी है। दिक्कत हमें कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हम सब ये सारे किसान है, ठंड में भी रहने लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त काम ही हमारा ऐसा है, हमें कोई ठंड से प्रॉब्लम नहीं है। हम जहाँ तक बैठना पड़ेगा तो बैठने के लिए सभी किसान तैयार है। हम जी 26 तरीक ਨੂੰ आ गए थे इधर मोगा जिला साडा ते बाघा पुराना साडी तहसील आ ते पिंड साडा कोटला मेहर सिंह वाला। आप क्या चाहते हो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को मानना चाहिए जी, ये को मानना चाहिए। जो कानून है ना 3 ये मानना चाहिए। इतने टाइम हो गया, इतनी संघर्ष बहुत लंबा हो चुका ते और बाकी विदेशों के विच भी इहदा पूरा यानी बोलबाला हो गया, अभी मानना जाना चाहिए इसको। आपको उम्मीद है सरकार आप लोगों की बात मानेगी? ये हमारी सरकार हुई फिर तो मानना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान एरा वगैरह कोई और चीन का कोई प्रधानमंत्री हो तो असं कह नहीं सकते। हमारे देश का प्रधानमंत्री आ, हम लोगों ने बनाया, सानू उम्मीद है भी पूरा मनेगा। यार मनने वाली किहड़ी गल नहीं, साडा कानून आ, साडे भलाई वास्ते आ, मनना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के किसान भी यहाँ दिख जाते हैं। किसान मानते हैं कि संघर्ष लंबा खिंच गया है और उनकी मांग अब मान ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता तो वो अपने संघर्ष को आगे तक ले जाने के लिए भी तैयार है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक।